नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 7 मई 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। 72 बीपीएससी के लिए सोच रहे हों या 73 बीपीएससी के लिए सोच रहे हों, जो 72 के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी, जो 73 के लिए शुरू करने की सोच रहे हैं, कृपया करके न्यूज़पेपर को डेली फॉलो कीजिए। नहीं तो अंत में जाकर के आप परेशान होते हैं कि करंट अफेयर कहाँ से करें, कैसे कंप्लीट करें, साल भर का कहाँ से पढ़ें। पूरे साल का न्यूज़पेपर डिस्कशन देखिए, उसके पीडीएफ संभाल करके रखिए, या नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स संभाल करके रखिए। अंत में आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं, नथिंग। एक कोई मैगजीन कवर करेंगे, बस सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्या क्या आज हम लोग पढ़ेंगे। हेडलाइन देखिए क्या है। बंगाल में टीएमसी का राज था और यकीन मानिए बिहार से बदतर स्थिति अब बंगाल की थी। बिहार की स्थिति बहुत ही अच्छी है। इमेज मेकिंग बिहार का नहीं हुआ है, नहीं तो बहुत अच्छे राज्य में हम लोग आ चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं सीएम पद के लिए, उनके पीए को गोली मार करके हत्या कर दी गई। इससे पहले भी पिछले इलेक्शन के दौरान दिलीप घोष जो बीजेपी के चीफ हुआ करते थे, बंगाल के अध्यक्ष थे, उनको सड़कों पर लातों से पीटा जा रहा था। इस बार पॉलिटिकल किलिंग्स वहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन आफ्टर इलेक्शन स्थिति थोड़ी सी बिगड़ गई है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव के पश्चात एक सीएम ने कहा है कि हम रिजाइन ही नहीं करेंगे। इसके पीछे उनके अपने भी तर्क हैं कि चुनाव फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं हुआ और 100 सीटें चुराई गई हैं, इत्यादि इत्यादि। जो भी है, जनता ने अब फैसला सुना दिया है, तो आगे देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन इस प्रकार से चुनाव जो इस प्रकार से किया गया है, इसको कहा जा रहा है लोकतांत्रिक तरीकों का उपयोग करके लोकतंत्र का अपहरण। ये शब्दावली का उपयोग किया जा रहा है। इसमें कुछ हद तक सत्यता भी है और कुछ हद तक इसमें ज़्यादा एग्जरेट करके बताया जा रहा है। जैसे सेंट्रल फोर्सेस को नियुक्त करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अगर आपको लालू जी की सरकार के बाद नीतीश की गवर्नमेंट जब शुरू हुई, उस दौरान का चुनाव याद होगा। बिहार के चुनाव आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे केजे राव। उन्होंने बिहार में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए बड़े स्तर पर फोर्स को डिप्लॉय किया था और पहली बार बिहार में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था, जिसके बाद से शासन सत्ता परिवर्तित हो गया था। तो जो भी है, इलेक्शन में आरोप प्रतिरोप तो होते ही हैं, लेकिन इस न्यूज़ को तब कवर करेंगे हम लोग जब ममता बनर्जी का इस्तीफा हो जाएगा और नए सीएम की नियुक्ति हो जाएगी। आज का न्यूज़ जो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे, हंता वायरस से शुरू करेंगे और अंत तक चलेंगे। एसिड अटैक में सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक में केवल बाहरी बर्न को नहीं, बल्कि कुछ लोगों को जिनको एसिड पिला दिया जाता है, यानी कि इंटरनल इंजरी है, बाहर नहीं दिखता है, उनको भी अब दिव्यांगता की श्रेणी में रिजर्वेशन देने के लिए वैलिड कर दिया है। तो इस टॉपिक को भी जरा देखेंगे। आज ऑपरेशन सिंदूर का 1 वर्ष भी पूरा हो गया है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला वीडियो क्या है आज टॉपिक में। तो एक शिप है, क्रूज शिप होता है। क्रूज शिप तो जानते होंगे, बहुत ही बड़ा सा होता है इस प्रकार का, और लोग इसमें घूमने फिरने मौज मस्ती करने जाते हैं। क्रूज शिप की सैर करने के लिए जाते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, शायद मूवीज़ में देखा होगा। जो भी है, इस क्रूज शिप पर हंता वायरस फैल गया। हंता वायरस जिस प्रकार से इसका नाम आपको सुनने में खतरनाक लग रहा है, यह उसी प्रकार का वायरस है जिसको कहा जाता है हंता वायरस। डेंजरस ज़्यादा है कोरोना की तुलना में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दोनों ही जूनोटिक हैं। जूनोटिक का क्या तात्पर्य होता है? जानवर से इंसान में यह फैला है। इस वायरस की उत्पत्ति जानवर से हुआ था। इंसान और जानवर के बढ़ते हुए इंटरेक्शन के कारण से धीरे धीरे यह इंसानों में भी फैल गया। इंसानों मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। कहाँ पर पाया गया है? तो अफ्रीका के पश्चिमी कोस्ट के बगल में एक छोटा सा देश है, केप वर्डे, वहीं पर यह पाया गया। वहीं पर यह शिप खड़ा था जिसमें इस प्रकार के वायरस के स्ट्रेन मिले, जिसके बाद से इस पूरे शिप को ही आइसोलेट कर दिया गया है। एक एक आदमी की जांच पड़ताल की जा रही है। उसी से संबंधित 2-3 न्यूज़ आए हुए हैं कल और आज के न्यूज़पेपर में, जिसको हम लोग डिटेल में थोड़ा सा कवर करेंगे। हाल ही में डच क्रूज शिप, जिसका नाम क्या है, MV होंडियस नाम है इसका। नाम भी याद रखिएगा, प्रीलिम एग्जाम में यह पूछा जा सकता है, पीटी में पूछा जाएगा। हंता वायरस का एक जानलेवा प्रकोप देखने को मिला है। यह जहाज़ अर्जेंटीना से स्पेन जा रहा था। वर्तमान में पश्चिम अफ्रीका के केप वर्डे के तट पर यह खड़ा है। अर्जेंटीना कहाँ हो गया? तो साउथ अफ्रीका में यहाँ पर हो गया। यहाँ से स्पेन जा रहा था तो बीच में केप वर्डे पड़ता है, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट के पास में। वहीं पर यह शिप खड़ा है जहाँ पर इस प्रकार के वायरस का स्प्रेड देखने को हमें मिला है। अगर ये पूरी दुनिया में फैल जाए तो यह कोरोना से ज़्यादा तबाही मचा सकता है। इस प्रकार का यह वायरस है।
कोई नया वायरस है क्या? नहीं, काफ़ी पुराना इसका इतिहास है। भारत में तमिलनाडु में कुछ ऐसी जनजातियां जो चूहे के इत्यादि के संपर्क में बहुत ज़्यादा आती हैं, उनमें कुछ हद तक कोझिकोड इत्यादि इलाकों में कुछ कुछ इसके स्ट्रेन मिले थे काफ़ी पहले। तो फिलहाल में तो यह किसी भी देश में स्प्रेड नहीं हुआ है, लेकिन इसके इधर उधर स्ट्रेन मिलते रहते हैं। 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार गंभीर रूप से बीमार 3 मरीजों जहाज के ब्रिटिश डॉक्टर सहित को एयर एम्बुलेंस के जरिए नीदरलैंड ले जाया गया। जो वहाँ के डॉक्टर थे वो भी बीमार हो गए। जांचकर्ताओं का मानना है कि डच जोड़े ने जहाज पर चढ़ने से पहले अर्जेंटीना के उसुआया शहर में बर्ड वॉचिंग के दौरान एक कचरा भराव क्षेत्र का दौरा किया था, जहाँ पर वो चूहे के संपर्क में आए थे और इसी चूहे के संपर्क के कारण से यह वायरस जहाज तक आ गया है और उस जहाज को पूरा आइसोलेट किया गया। पूरे जहाज पर वह स्प्रेड हो गया। लोगों की जांच की जा रही, किनको हुआ है किनको नहीं हुआ है। हंता वायरस के बारे में ज़रा समझेंगे हम लोग, किसके जगह पर नाम रखा गया है, किस तरह का नाम है इसका नाम दक्षिण कोरिया के हानतान नदी, कहाँ पर? तो साउथ कोरिया के नाम पर रखा गया। ये मुख्य रूप से कृंतकों, रोडेंट्स जैसे चूहे जो होते हैं उनके परिवार या चूहे के परिवार के जो कुछ भी हैं उनके द्वारा यह फैलाया जाने वाला वायरस का एक परिवार है, जो इंसानों से गंभीर बीमारी और मौत का कारण बन सकता है। इंसानों में गंभीर बीमारी मतलब कि मोर्टेलिटी रेट कोरोना की तुलना में बहुत ज़्यादा है। मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि अगर 100 लोगों को हंता वायरस फैल गया है तो 100 में से कितने लोगों की डेथ हो जाएगी। मानव संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित रूप से चूहों के मूत्र, मल या लार के संपर्क में आने से होता है। यानी कि चूहा जो है इसका वाहक का काम कर रहा है। चूहा जो है उसके वाहक का काम कर रहा है और वहीं से इंसानों में यह फैल सकता है। मानव से मानव प्रसार आमतौर पर इंसानों में नहीं फैलता है। हालांकि अर्जेंटीना और चिली में एंड्रीज स्ट्रेन, अब एक ही वायरस के अलग अलग स्ट्रेन होते हैं। अर्जेंटीना में जो स्ट्रेन मिला एंडीज स्ट्रेन जिसका नाम दिया गया, इस एंडीज स्ट्रेन की खासियत ये है कि मानव से मानव प्रसार के भी हमें रेयर केसेस मिले हैं। सामान्यतः यह केवल चूहों के द्वारा फैलाया जाता है, लेकिन कुछ स्ट्रेन इस वायरस के ऐसे हैं जो इंसानों से इंसानों में भी फैल सकते हैं। यह रेयर है लेकिन यह है। इस जहाज़ पर इसी स्ट्रेन का संदेह है। माना जा रहा है कि इस जहाज़ पर इसी का स्ट्रेन पाया गया है। इसी का स्ट्रेन पाया जा रहा है जो ह्यूमन से ह्यूमन में स्प्रेड होता है। हंता वायरस के प्रकार और लक्षण क्या होते हैं? न्यू वर्ल्ड हंता वायरस, यह पश्चिमी गोलार्ध अमेरिका में पाया जाता है। हंता वायरस प्लमोनरी सिंड्रोम का कारण बनता है, जिसको HPS कहा जाता है। यह ज़्यादा घातक होता है। इससे प्रभावित होने वाले 1/3 मरीजों की मौत हो जाती है, यानी कि 33%। 100 में से 33 लोगों की मृत्यु। कोरोना में तो 100 में से जो सबसे खतरनाक स्ट्रेन था उसमें भी 2-3 ही मृत्यु हुई है। तो ज़रा सोचिए इसके मोर्टेलिटी रेट कितना ज़्यादा हाई है। यह मुख्य रूप से सेकेंड है ओल्ड वर्ल्ड हंता वायरस। यह मुख्य रूप से यूरोप, अफ्रीका, एशिया में पाया जाता है। यह हेमरेजिक फीवर विथ रीनल सिंड्रोम HFRS का कारण बनता है। रक्तस्राव और गुर्दों की विफलता के कारण से मृत्यु हो जाती है। किडनी फेल्योर एंड ब्लीडिंग के कारण से मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु दर 1 से 15% है, जो बहुत ही ज़्यादा हाई है किसी भी वायरस के स्ट्रेन को लेकर के। इतना ज़्यादा मृत्यु हो तो इंसान के बचने का कोई संभावना ही नहीं रहेगी। इसका तो कोई हमारे पास वैक्सीन वगैरह भी कुछ भी नहीं है। हंता और कोविड ये दोनों ही जूनोटिक हैं, जानवरों से इंसान में आए हैं। हंता मानव प्रसार बहुत ही दुर्लभ है, मुख्य रूप से चूहों से फैलता है। कोविड जो है यह मानव से मानव में बहुत तेज़ी से फैल रहा था। महामारी की संभावना बहुत कम होता है। मरीज अक्सर वायरस को दूसरे तक पहुंचने से पहले ही गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं। जब तक वो दूसरों को पहुंचाएंगे उससे पहले ही खुद ही निकल लेते हैं। लेकिन इसमें काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था कोविड। दोनों में अंतर बता दिया मैंने आपको। मृत्यु दर अमेरिका में 50% तक, यूरोप और एशिया में 15% तक। कोविड में तो मृत्यु दर 1 से 2% ही था। सोचिए ज़रा, इमेजिन कीजिए ज़रा, जिस महामारी में 1 से 2% मृत्यु दर था उसने इतना बड़ा प्रकोप ढा दिया था पूरे पृथ्वी पर। तो अगर हंता वायरस जैसी चीज़ें आ जाएं तो सब ख़त्म है ना। 2026 में तो दुनिया ख़त्म है वैसे भी।
भारत में हंता वायरस की स्थिति। इरूला जनजाति का नाम आपने सुना है, जय भीम मूवी में इनको दिखाया है, जय भीम मूवी में इरूला जनजाति के लोगों को। तो इरूला जनजाति जो सांप और चूहे पकड़ने के लिए जाने जाते हैं, जैसे बिहार में मुसहर समुदाय जो है वो चूहों के पकड़ने के लिए जाने जाते हैं, तो इस प्रकार के लोगों में 2000 के दशक में 2008 के आसपास में थोड़े बहुत हमें स्ट्रेन देखने को मिले थे, कुछ कुछ केस देखने को हमें मिले थे, लेकिन वह फैले नहीं। तो इसका विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इसी में मैपिंग है, थोड़ा सा देखिए, ये वर्ल्ड मैप है। यहाँ पर है अर्जेंटीना, यहाँ से यह स्पेन जा रहा था जहाज़, ठीक है, ये यहाँ पर स्पेन जा रहा था। बीच में ये केप वर्डे पड़ता है, एक जगह केप वर्डे है। यह क्या है, आर्कीपेलगी है, बड़ा सा बहुत सारे ज्वालामुखी का यह क्या है, तो ज्वालामुखी द्वारा बनाया गया द्वीप समूह है केप वर्डे जिसको कहा जाता है। केप वर्डे पश्चिम अफ्रीका के तट से लगभग 570 किलोमीटर दूर मध्य अटलांटिक महासागर में स्थित एक स्वतंत्र द्वीपीय देश है। चूँकि यह समुद्र के बीचों बीच स्थित द्वीपों का एक समूह है, इसलिए इसकी कोई भी स्थलीय सीमा नहीं, किसी भी देश से नहीं लगती है। समुद्री पड़ोसी इसके जो है वो सेनेगल, गाम्बिया एंड मॉरिटानिया इसके समुद्री पड़ोसी हैं। तो यहाँ पर देखिए मॉरिटानिया है, यहाँ पर गाम्बिया दिखेगा आपको, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। केप वर्डे किस महासागर में स्थित है, तो यह अंध महासागर जिसको अटलांटिक महासागर कहा जाता है उसमें स्थित है। यह 10 ज्वालामुखी द्वीपों का एक द्वीप समूह मिलकर बना हुआ है। राजधानी इसकी क्या है, तो प्राइया इसकी राजधानी है, प्राइया इसकी राजधानी है। जो इसके सबसे बड़े द्वीप सेंटियागो इसका सबसे बड़ा आइलैंड है। आधिकारिक भाषा इसका पुर्तगीज़ है, पुर्तगाली इसकी आधिकारिक भाषा है। 1975 तक यह पुर्तगाल का कॉलोनी बना हुआ था, बाद में पुर्तगाल ने इसको स्वतंत्रता दे दी थी। इसको ज़रूर याद रखिएगा। केप वर्डे का नाम है इसका, केप वर्डे। यहीं पर यह जहाज़ अभी खड़ा है। एक एक आदमी की जांच की जा रही है। 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हंता वायरस क्या होता है, कहाँ से इसका नाम आया, दक्षिण कोरिया की नदी से आया है, क्या अंतर होता है कोविड से, मोर्टेलिटी रेट कितना ज़्यादा है। सबसे बड़ी चीज़ है इसका कोई वैक्सीन भी हमारे पास में नहीं है, लेकिन इसके साथ एक कमजोरी है, यह फैलता कोविड के जैसे बहुत तेज़ी से नहीं है। ह्यूमन टू ह्यूमन में फैलने के दर जो है इसके वो रेयरेस्ट हैं, अभी भी बहुत कम केसेज हैं जिसमें फैलता है यह, नहीं तो यह चूहों के द्वारा फैलाया जाता है। तो जो पेट पालने का कल्चर है ना पूरे दुनिया भर में, बाहर के देशों में तो और भी ज़्यादा है, भारत में तो ज़्यादा कुत्ता गाय भैंस पाल लिया, बाहर के देशों में तो मगरमच्छ पालते हैं, अजीबोगरीब जानवर जंगल से पकड़ के ले आके पाल लेते हैं। उसी का यह देन है कि इस प्रकार का वायरस पूरे दुनिया में फैल रहा है। इंडिया आसियान टू अपडेट ट्रेड पैक्ट बाय ईयर एंड, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। चूँकि वियतनाम के जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत यात्रा पर आए हुए हैं और इस दौरान भारत और वियतनाम के बीच में भी वार्तालाप हुआ है और साथ में भारत ने ये भी कहा है कि हम आसियान के साथ में भी अपने ट्रेड को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। वियतनाम के साथ हमारे 3 प्रकार के समझौते हुए हैं। पहला सबसे बेसिक लेवल का था, फिर सेकंड, फिर थर्ड आया जिसको सबसे एडवांस लेवल का समझौता माना जा रहा है। एडवांस कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप की बात हम लोग करेंगे। 2022 के यूपीएससी पीटी एग्जामिनेशन में भाइयों बहनों वियतनाम के व्यापारिक परिदृश्य से एक सवाल पूछा गया था 4 स्टेटमेंट वाला, क्योंकि वियतनाम न केवल हमारा फ्रेंडली देश है बल्कि वियतनाम हमारा एक कंपटीटर भी है। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर वियतनाम हमें प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है वियतनाम के साथ में, इसलिए वियतनाम के साथ न केवल हमारे संबंध है बल्कि एक हमारा कंपटीशन भी है इसकी इकॉनमी और हमारी इकॉनमी के बीच में। हालांकि साइज़ में कोई भी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, साइज़ तो बहुत मैसिव है हमारा, लेकिन वियतनाम में प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़िया है, इतनी अच्छी है कि भारत के कई सारे सेक्टर को वियतनाम से काफ़ी गहरा चैलेंज मिल रहा है। अगर आपके पास में पहले का सैमसंग का फ़ोन होगा तो उस पर उसके साथ जो ईयरफोन मिलते थे उस पर लिखा रहता था मेड इन वियतनाम। इस प्रकार की चीज़ें हैं। वियतनाम काफ़ी सुंदर देश है, इसके बारे में ज़रा हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या डील में साइन हुआ है। मोदी जी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम की मुलाकात के बाद से दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंध को एडवांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इसमें बढ़ाने का फैसला किया है। इसको याद रखिएगा, एनहांस्ड, मैंने एडवांस बोल दिया, एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, एनहांस्ड
कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। 4 बार मैंने बोला है, किसी कारण से बोला होगा, एग्जामिनेशन में यही सब शब्दावली देख के डर जाते हैं आप। भारत पहला देश था जिसके साथ वियतनाम ने 2007 में रणनीतिक साझेदारी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप साइन की थी। इस लाइन को याद रखिएगा, भारत पहला देश था जिसके साथ वियतनाम ने पहली बार स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, चूँकि हम दोनों का शत्रु कॉमन है चीन और वियतनाम के भी युद्ध हो चुके हैं। वियतनाम ने अमेरिकी लोगों को भी पानी पिलाया है। आपने अगर सिल्वेस्टर स्टैलोन की पहले वाली मूवियाँ देखी हैं क्या, हॉलीवुड की पहले वाली मूवियाँ देखेंगे तो उसमें विलन कौन होते थे, तो दक्षिण पूर्व एशियाई के देश में कोई अमेरिकी एजेंट आता था, वहाँ फंस जाता था और वहाँ के लोगों को गोली बम बारूद से उड़ा देता था और निकल के चला जाता था। ख़ास तौर से सिल्वेस्टर स्टैलोन की मूवियाँ देखी होगी अगर आपने तो। उसके बाद से फिर क्या हुआ, कोल्ड वॉर के समय में रूसी विलन होते थे। आजकल के दौर में आपको चाइनीज़ विलन दिखेंगे या फिर ईरानियन विलन दिखेंगे। तो ये हॉलीवुड मूवीज़ आप देखेंगे तो आपको जियोपॉलिटिकल चीज़ें भी पता चल जाएंगी। तो वियतनाम जो है उसने अमेरिका के सैनिकों को, अमेरिका के जो भी सरकार उसको पानी पिला पिला के मारा है। इनकी युद्ध नीति बड़ी सफल रही थी। वियतनाम पर अमेरिका ने अटैक किया था, 2 भागों में इसको बांट दिया था, लेकिन वियतनाम के लोगों की युद्ध शैली के कारण से अमेरिकी सेना को भागना पड़ा, लिटरली भागना पड़ता है। तो 2016 में फिर इसे व्यापक रणनीतिक साझेदारी, देखिए 2007 में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, 2016 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और 2026 में एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर हम लोग गए हैं। 11 नए समझौतों पर साइन किया गया। इसमें रेयर अर्थ, डिजिटल भुगतान, शहरी प्रबंधन, सांस्कृतिक पांडुलिपियाँ इत्यादि कई सारे क्षेत्र शामिल हैं। रक्षा और समुद्री सुरक्षा, चीन के संदर्भ में डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी द चाइना फैक्टर। चीन के आक्रामक रवैये का सामना करने के लिए दोनों देशों ने एक साथ एक सुर में कहा है कि दक्षिण चीन सागर सभी का है, किसी एक का नहीं है, और यहाँ पर यूएन क्लॉज अर्थात यूनाइटेड नेशन का जो समुद्री कानून है उसको लागू करना ही है। उसी के हिसाब से यहाँ पर शासन व्यवस्था चलेगा। किसी एक देश का पूरा दक्षिणी चीन सागर नहीं है। ये हमारे संबंध का बेसिक आधार है कि दोनों के कॉमन शत्रु जो हैं वह चीन है। इसलिए भारत आने वाले समय में कई सारे जो अपने अस्त्र शस्त्र हैं वो भी वियतनाम को बेचेगा। रक्षा सुरक्षा सहयोग इस साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है। इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा तकनीक का सह उत्पादन और समुद्री सुरक्षा भी शामिल है। ये विशेष रूप से ध्यान रखें, इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। व्यापार का लक्ष्य क्या है, 2030 तक इसको हम $25 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है हमने। वित्तीय और कृषि संपर्क को भी बढ़ाने के लिए हमने काम किया है। भारत वियतनाम को अंगूर और अनार का निर्यात करेगा, जबकि वियतनाम भारत को डूरियन और पोमेला का निर्यात करेगा। वियतनाम में स्नेक वाइन बहुत अच्छे बनते हैं, सांप वाले वाइन, बिल्कुल सही सुन रहे आप लोग। वो लोग सांप को बहुत दिनों तक एक सॉल्यूशन में डुबा करके रखते हैं, फिर उसको पीते हैं। माना जाता है कि स्नेक वाइन दुनिया के सबसे अच्छे वाइन में से एक होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में देखने सुनने को। फार्मास्यूटिकल्स, वियतनाम में भारतीय दवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए दोनों देशों के ड्रग रेगुलेटर के बीच में भी MOU को साइन किया गया है कि भारत जो दुनिया का फार्मेसी है वो अपने दवाइयों को आसानी से वहां पर बेच सके। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। सवाल पूछा जाए तो वियतनाम और भारत के बारे में सवाल मेंस एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है। बाकी UPSC PYQ लगाएं तो 2022 का वो क्वेश्चन जा कर के ज़रूर देखें जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया था, क्योंकि वियतनाम हमारा सबसे प्रबल कंपटीटर देश में से एक है। वियतनाम से जुड़े हुए सवाल मेंस एग्जामिनेशन में आएंगे। मैपिंग हमने कल के वीडियो में कर लिया था। बाकी ये तीनों समझौते में क्या क्या अंतर होता है इसको मैं ज़रा आपको समझाऊंगा। सबसे पहला है रणनीतिक साझेदारी, जो हमने सबसे पहले 2007 में साइन किया था। सामान्य कूटनीतिक संबंधों में एक बड़ा अपग्रेड होता है जब दो देश रणनीतिक साझेदारी करते। इसका मतलब होता है कि उनके दीर्घकालिक हित, लॉन्ग टर्म हित समान है, जैसे कि रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग। इन चीज़ों पर जब कोई देश कोई भी पैक्ट साइन करते हैं तो वो क्या होता है, उसको कहा जाता है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो हमारे कॉमन कॉज थे चाइना फैक्टर, इसके कारण से हमने इसको साइन किया था। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। वियतनाम ने चीन को भी हराया है। अगर आपको नहीं पता हो, वियतनाम ऐसा देश है दुनिया के 2 बड़े, उस समय तो चीन कुछ नहीं हुआ करता था, एक अमेरिका को भी हरा चुका है ये और चाइना को भी हरा चुका है ये। व्यापक रणनीतिक साझेदारी,
यहाँ व्यापक शब्द जुड़ा हुआ है, इसका मतलब होता है कि अब रिश्ता केवल रक्षा और व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा। सहयोग का दायरा बढ़कर के लगभग में हर क्षेत्र जैसे अंतरिक्ष, विज्ञान तकनीक, साइबर सुरक्षा, एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, 2+2 डायलॉग इत्यादि क्षेत्रों में जब फैल जाता है उसको कहा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। हालांकि 2+2 डायलॉग हम अभी कुछ ही देशों के साथ में करते हैं। इसके बाद से आता है एडवांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसमें न केवल रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा, कल्चर इत्यादि क्षेत्र शामिल होते हैं, बल्कि फ्यूचर के ऐसे क्षेत्र जो आने वाले हैं, मार्केट जिनका बनने वाला है, जो तकनीक आने वाली है, जैसे AI, डेटा, स्पेस, एडवांस कंप्यूटिंग, चिप निर्माण, ये सब जो क्षेत्र होते हैं इसको हम लोग, रेयर अर्थ हो गया, तो ये सब क्या हो गए, इसको हम लोग कह देते हैं एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप। इसको ज़रूर याद रखिए। शब्दों का खेल है, लेकिन शब्दों के खेल से भी ज़्यादा क्या है, तो दायरा बढ़ता जाता है, डायमेंशंस बढ़ते जाते हैं रिलेशन के, इसलिए इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसिड अटैक विक्टिम की परिभाषा का विस्तार किया गया है। CJI सूर्यकांत महोदय हैं। जस्टिस जॉय माल्या बागची, बंगाली होते हैं बागची, ने फैसला सुनाया है कि जिन लोगों को जबरन तेजाब पिलाया जाता है, इंसान को मारने के लिए, क्राइम के लिए बहुत सारे तरीके चुनता है। पहले ऐसा तेजाब फेस पर फेंक देना, जला देना, यहाँ तक तो विक्टिम होते ही थे और उनको शामिल भी किया जाता था दिव्यांगों की श्रेणी में। लेकिन अब इसके परिभाषा को विस्तारित किया गया है कि एसिड अटैक का मतलब केवल बाहरी एसिड अटैक नहीं होता है, बल्कि इंटरनल इंजरी, कई सारे लोग एसिड पिला दिया जाता है, उनको भी अब शामिल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 का विस्तार करते हुए जिनको एसिड पीने के कारण से बाहरी निशानों के आंतरिक चोटें आई हैं, बाहरी निशानों की जगह बाहरी निशान नहीं आए हैं, बाहर से पता नहीं चल रहा है लेकिन पूरा अंदर का जल गया है, उनको भी शामिल किया जा रहा है। सोचिए जरा कितनी क्रूरता है। यह स्पष्टीकरण पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा, यानी कि उस दिन से जब RPWD अधिनियम लागू हुआ था, यानी कि भूतलक्षी प्रभाव से इसको लागू कर दिया गया है। PRWD अधिनियम के अनुसूची 2(c) के तहत पीड़ित को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो तेजाब या संक्षारक पदार्थ फेंकने के कारण विकृत हो गया हो। विकृत शब्द ने परिभाषा को केवल बाहरी चोट तक सीमित कर दिया था। इसी को इन्होंने एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों विकृति को शामिल कर दिया है। इसी में परिवर्तन करते हुए न केवल एक्सटर्नल, जैसे फेस जल गया, आपने मूवी देखा भी होगा तेजाब कर, कैसे ही कोई, तेजाब नहीं, दीपिका पादुकोण की कोई मूवी आई थी गुरु, गाने उसके बहुत अच्छे थे, तो उसमें देखा होगा, तो वो एक्सटर्नल था, लेकिन एक्सटर्नल के साथ साथ अब इंटरनल विकृति को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो रहा है या समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। पीड़ित तो पीड़ित होते हैं, घाव तो घाव होता है, बाहरी घाव जो है वो तो दिख रहा है, आंतरिक घाव तो दिख भी नहीं रहा है, फिर भी अंदर से आदमी खोखला हो चुका है। आर्टिकल 14 के आधार पर उन्होंने इसको चैलेंज किया था, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि पीड़ितों प्रभाव, चिकित्सीय प्रभाव, जब तेजाब निगला जाता है तो मुंह, गले और बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हो जाती हैं। अधिकारों से वंचन, संकीर्ण परिभाषा के कारण तेजाब निगलने वाले पीड़ितों को विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता था। यह प्रमाण पत्र राज्य से मुआवजा, पुनर्वास योजनाएं, चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का प्रवेश द्वार जो है उन सभी को खोल देगा। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो क्या है, तभी सुप्रीम कोर्ट के पास तेजाब हमलों के मामले में खतरनाक वृद्धि हुई है। बहुत बड़े स्तर पर वृद्धि देखी गई है। उत्तर प्रदेश के 198, पश्चिम बंगाल 160, गुजरात 114, बिहार के 68 केस पेंडिंग है तेजाब एसिड पीड़ितों के। सोचिए ज़रा, ये तो कोई क्या ही कहा जाए इस चीज़ पर। अब ज़रा जो हम लोग समझेंगे वो है राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016। यह सवाल आपसे पूछा जाएगा पीटी में भी और मेंस में भी इस एक्ट के बारे में। यह अधिनियम 2016 में संसद के द्वारा पारित किया गया था। अप्रैल 2017 में लागू हुआ। इसने पुराने दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम
1995 की जगह ली है इस एक्ट ने। 2016 में संसद द्वारा पारित हुआ और 2017 से यह लागू है। 2017 से यह लागू है। आधार, यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के सिद्धांतों को भारत में लागू करने के लिए लाया गया था। इस लाइन को याद रखिएगा, प्रीलिम में कई बार लिख करके दे देता है कि UNCRPD के जो अधिकार दिए गए हैं उसको भारत में विस्तारित करने के लिए इस एक्ट को 1995 में लाया गया था और इसका संशोधन 2016 में किया गया और 2017 से इसको लागू किया गया है, जिस पर भारत ने इस UN के इस सिद्धांत पर भारत ने 2007 में साइन किया था। तो एक्ट तो भारत में उससे पहले से था, लेकिन इस 2007 में साइन के बाद से सरकार इसको भूल गई थी, तो इसको लागू किया गया 2016 के एक्ट के द्वारा लागू किया गया है। इसको याद रखेंगे तो ये बहुत अच्छा चीज़ रहेगा आपके लिए, प्रीलिम में पूछा जाएगा। दिव्यांगों की संख्या में वृद्धि, सबसे बड़ा बदलाव यह है कि मान्यता प्राप्त दिव्यांगों की संख्या को 7 से बढ़ा करके 21 कर दिया गया। अलग अलग प्रकार के दिव्यांगता को बढ़ाया गया है। सरकारी नौकरी बेंचमार्क दिव्यांगता, कम से कम 40% वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरी में 3% से बढ़ा करके 4% आरक्षण, उच्च शिक्षा में भी आरक्षण, मुफ्त शिक्षा में भी आपको अधिकार मिलता है। इसको अवश्य ध्यान में रखें। सुगम पहुंच के लिए भारत में सुगम भारत अभियान भी चलाएगा, जिसके लिए जगह जगह पर आपको रैंप दिखे होंगे। सड़कों पर आपने येलो पट्टी देखा होगा, सड़क के किनारे फुटपाथ पर येलो पट्टी जो रहता है वो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रहता है, वो जानबूझकर खुरदुरा बनाया जाता है। मेट्रो में भी आपने देखा होगा। तो दिव्यांग भारत सुगम भारत जो चलाया गया वो इसी के कारण से कि दिव्यांग व्यक्तियों को भी सभी जगहों पर पहुंच हो सके। कानून के तहत सभी सार्वजनिक भवन, परिवहन, सूचना संचार प्रौद्योगिकी एक तय समय के भीतर दिव्यांग व्यक्तियों को अनुकूल बनाना अनिवार्य भी किया गया। 21 मान्यता प्राप्त दिव्यांगताओं को शामिल किया गया। अधिनियम के तहत शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, तांत्रिक संबंधी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, रक्त विकार, ब्लड डिसऑर्डर को भी शामिल किया गया। ये याद रखना है आपको, ये शब्दावली, इस शब्दावली से सवाल पूछा जाएगा कि इस अधिनियम के तहत 21 दिव्यांगता में निम्न में से कौन कौन सी दिव्यांगताएं शामिल हैं और आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे लिखे हुए हैं, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ लें, जिसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। कुछ कुछ तो ज़रूर ही ध्यान में रखें जिसके बारे में पूछा जा सकता है। बौद्धिक विकलांगता को भी शामिल किया गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को भी शामिल किया गया है, बौद्धिक दिव्यांगता को भी शामिल किया गया है। बौद्धिक दिव्यांगता को, ये आपको इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि इसको ज़रूर याद रखेंगे, बाकी तो आपको पता होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, और भी टॉपिक है लेकिन इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये 1986 की एक फिल्म है जिसका नाम है अम्मा अरियान। क्या नाम है? अम्मा अरियान। ये मलयालम फिल्म डायरेक्टर हुआ करते थे जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम बॉडी वाले नहीं, ये मलयालम फिल्म डायरेक्टर हुआ करते थे जॉन अब्राहम। इन्होंने अम्मा अरियान फिल्म 1986 में निर्देशित किया था, डायरेक्ट किया था। और अब इस फिल्म को कांस, जो अभी इस साल होने वाला है, उस कांस 2026 में इसको प्रदर्शित किया जाएगा। इसका 4K वर्जन रिस्टोर किया गया, इसको प्रदर्शित किया जाएगा। जॉन अब्राहम द्वारा निर्देशित 1986 की ऐतिहासिक मलयालम फिल्म अम्मा अरियान को 4K रिस्टोर्ड वर्जन कान फिल्म फेस्टिवल 2026 में वर्ल्ड प्रीमियर के लिए तैयार किया गया है। यह इस साल कान प्रीमियर के लिए चुनी गई एकमात्र भारतीय फीचर फिल्म है। इसे कान क्लासिक्स सेगमेंट में दिखाया जाएगा। इस फिल्म को फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा ओडेसा कलेक्टिव के सहयोग से इटली की एक लैब में 4K मॉडल में इसको 4K वर्जन में इसको रीस्टोर किया गया। 4K वर्जन में इसको रीस्टोर किया गया। कहानी क्या है इस फिल्म का, तो पता नहीं आपको पसंद आएगा कि नहीं। मुझे तो पसंद नहीं आता पर्सनली इस तरह की फिल्में। मुझे लगता है थोथली चीज़ें दिखाई जाती हैं, और चूँकि सूट करता है। जब भी आपको इंटेलेक्चुअल बनना हो ना, तो मुख्य धारा की जो चीज़ें हैं उसके उलट बोल दीजिए, सरकार की थोड़ी सी ज़्यादा बुराई कर दीजिए, समाज की थोड़ी सी ज़्यादा बुराई कर दीजिए, तो आप इंटेलेक्चुअल बन जाते, पढ़े लिखे बन जाते हैं। तो उसी तरह की यह फिल्म भी है। 1986 में इन्होंने बनाया, जिसमें एक नक्सली की पुलिस इनकाउंटर में मौत हो जाती है। नक्सली जो राज्य विरोधी होते हैं, जो देश विरोधी होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो और उसके शव को उसकी माँ तक ले जाने की यात्रा जो है उसी को इन्होंने दिखाया है।
और इस फिल्म को रिलीज़ नहीं किया गया बल्कि लोगों को, समुदाय को बुला बुला करके दिखाया गया जगह जगह पर। तो ये भी इसकी खासियत है। फिल्म बड़ी ही गरीबी में बनाई गई, तो ये इसमें बताया गया और जगह जगह पर लोगों को दिखाया गया था बुला बुला करके। तो ये इसकी खासियत रही है। अब आपको पसंद आए तो आप देख सकते हैं। निर्देशक जॉन अब्राहम, उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे कट्टरपंथी आवाज़ों में से एक माना जाता है। 1987 49 वर्ष के आयु निधन से पहले यह उनके द्वारा निर्देशित केवल 4 फिल्मों में से आखिरी फिल्म थी। यह फिल्म 1970 के दशक में केरल के राजनीतिक उथल पथल पर आधारित थी। यह सिनेमा वेरिटे शैली में शूट किया गया है, जो डॉक्यूमेंट्री और फिक्शन के बीच सीमाओं को धुंधला कर देता है। डॉक्यूमेंट्री अर्थात रियल स्टोरी और फिक्शन के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देता है। एक फिल्म आई इसी साल, धुरंधर, जिसमें डॉक्यूमेंट्री और स्टोरी इन दोनों को मिक्स करके पेश कर दिया गया। सारे लेफ्ट वालों ने इसको प्रोपोगेंडा का नाम दे दिया। और इसकी जो फिल्म है इसमें नक्सली घर तक जाता है। तो ये कल्ट मूवी है। कांस में दिखाया जा रहा है इसको, कांस में दिखाया जा रहा है इसको, कांस में। इसको ज़रूर याद रखिएगा। केरल के राजनीतिक उथल पुथल का मतलब कम्युनिस्ट और वामपंथी उथल पुथल जो था उस पर आधारित यह फिल्म थी। तो याद रखिएगा इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और है। CNN का नाम आपने सुना होगा। CNN अमेरिका की प्रसिद्ध न्यूज़ नेटवर्क है, केबल न्यूज़ नेटवर्क। इसके संस्थापक जिनका नाम क्या था, उनका नाम था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, टेड टर्नर। इनका निधन हो गया है, तो टेड टर्नर जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो वह न्यूज़ और पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए थे। CNN के संस्थापक 24 घंटे के समाचार चक्र की शुरुआत करने वाले अमेरिका मीडिया मोगल टेड टर्नर का निधन हो गया। फ्लोरिडा में इनका निधन हुआ। 2018 में उन्हें लेवी बॉडी डेमियास के एक मस्तिष्क का विकार हो गया था, जिसके बाद से उनका निधन हो गया। 1980 में उन्होंने CNN लॉन्च किया, जिसने टीवी के समाचारों में क्रांति ला दी। दुनिया में 24 घंटे न्यूज़ देखने की आदत इन्होंने ही डाली थी। इतना न्यूज़ देख करके कहाँ जाओगे भाई, कोई काम थोड़ी ना होता इतना न्यूज़ देखने का। हन्ना बारबेरा कार्टून्स की लाइब्रेरी खरीद कर 1992 में विश्व प्रसिद्ध कार्टून नेटवर्क की भी इन्होंने शुरुआत की थी। तो कार्टून नेटवर्क हो गया और CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क भी हो गया। इन दोनों की शुरुआत इन्होंने ही किया था। इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। कई बार पूछ लिया जाता है इस तरह के पर्सनैलिटी के बारे में। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।